नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर और CUET PG हिंदी 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। आई होप आप सारे वीडियोस इस सीरीज़ के फॉलो कर रहे होंगे क्योंकि ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा भी है कि तैयारी कहीं से भी करो लेकिन प्रैक्टिस यहीं से करो। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए सीधे पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। मैं बता दूं इस सीरीज़ के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो हर वीडियो में मैं आपको 50 प्रश्न कराती हूँ, यानी कि हमारा 50 प्रश्नों का टारगेट होता है। और यहाँ पे आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं इसका आकलन आपको ज़रूर करते रहना है। और अगर आप मुझसे बताना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाया है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई नहीं जानता है, आपको कोई जज करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको 50 प्रश्न हर वीडियो में करा रही हूँ। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कबीर को किस धर्म से संबंधित माना है? ये PYQ ही है, तो इसका सही उत्तर आप दीजिए। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती, जिनका गुनाहों का देवता आप सभी ने पढ़ा होगा, और इनकी एक रचना आपको और याद रखनी है, सूरज का सातवां घोड़ा। दोनों रचनाएं आपको इनकी याद रखनी है। वैसे गुनाहों के देवता से संबंधित प्रश्न तो नहीं पूछा जाता है, सूरज का सातवां घोड़ा पूछा जा सकता है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि आजीविक धर्म से संबंधित माना है कबीर को। किसने? डॉक्टर धर्मवीर भारती ने। और कबीर की रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? बीजक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आपको याद रखना है। दूसरे प्रश्न पे आइए। दूसरा प्रश्न है, रुक्मणी परिणय नाटक के लेखक कौन हैं? बताइए, नाटक के नाटककार कौन हैं? तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनका अधिखिला फूल रचना भी काफ़ी प्रचलित है। तो आपको सही उत्तर याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी के सारे नाटक आपको याद रखने हैं, जैसे कि ध्रुव स्वामिनी है और चंद्रगुप्त है और स्कंदगुप्त है, प्रमुख नाटक हैं ये। और मुंशी प्रेमचंद जी के सारे उपन्यास आपको याद रखने हैं विद प्रकाशन वर्ष, क्योंकि सही क्रम से लगाने के लिए भी प्रश्न आ जाता है। तो आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी हैं। तीसरे प्रश्न पर आइए। तीसरे प्रश्न में एक पंक्ति दे दी गई और पूछा गया है कि ये पंक्ति किसकी है। लिखा है, देसिल वैना सब जन मिठा। तो बड़ी ही प्रचलित पंक्ति है और किसकी है? ये है विद्यापति की। अब यहाँ पर आप ये बताइए कि ये किस ग्रंथ से है, यानी कि विद्यापति के किस ग्रंथ से ये पंक्ति उद्धृत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप दीजिए। तो यहाँ पर ये कीर्तिलता से उद्धृत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। और किसकी पंक्ति है? विद्यापति की है। 3 तथ्य आपको याद रखने हैं, एक तो ये पंक्ति, दूसरी किसकी है, तीसरी किस रचना से है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है चौथा। लिखा है, हिंदी साहित्य इतिहास के इन कालखंडों को काल क्रमानुसार पढ़िए। आरोही क्रम, अवरोही क्रम लिखा हो तो अवरोही क्रम, और अगर आरोही क्रम लिखा हो तो घटते से बढ़ते क्रम की ओर आपको जाना है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर आप दीजिए। तो सबसे पहले तो आता है हमारा द्विवेदी युग। अगर भारतेंदु युग नहीं दे रखा है तो सबसे पहले द्विवेदी युग आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है छायावाद युग, जिसके 4 आधार स्तंभ हैं, प्रसाद पंत निराला और आधुनिक मीरा, यानी कि महादेवी वर्मा। इसके बाद में तीसरे नंबर पे कौन सा युग आता है? बताइए आप ही लोग। प्रयोगवाद आता है या प्रगतिवाद आता है? प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? राहों के अन्वेषी अज्ञेय को कहा जाता है। अब यहाँ पर आप इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले एलिमिनेट करके देखते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड भी आपको यूज़ करना आना चाहिए। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमें सारे ऑप्शंस का उत्तर नहीं पता होता है, तो हमें जिनका पता होता है वो हम पहले चूज़ करते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेकआउट करते हैं। तो चलिए यहाँ से चेक करके देखते हैं, बाकी उत्तर तो मैं आपको बता ही दूँगी। तो सबसे पहले हमने रखा है ए को, यानी कि सबसे पहले ए इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी हट गया। इसके बाद में दूसरे नंबर पे हमने रखा है डी को, तो आप तो देखिए यहाँ पे आपको सीधे उत्तर मिल जाता है 2 ऑप्शंस पता होने से ही, कि सबसे पहले तो आएगा द्विवेदी युग, उसके बाद में आएगा छायावाद युग, और उसके बाद में आएगा प्रगतिवाद, और उसके बाद में आएगा अज्ञेय के द्वारा, और उसके बाद में आएगा प्रयोगवाद, जिसका प्रवर्तन किसने किया है? अज्ञेय ने किया है। किस रचना के साथ में किया है? सन 1943 में प्रकाशित हुई थी। कौन सी रचना? तार सप्तक। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। 5वें प्रश्न पे आइए। 5वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल किस काल को कहा है? आदिकाल को कहा है। तो इसका समय निर्धारण जो है कब से कब तक का किया है, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी होती हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि संवत
1050 से 1375 तक। ईस्वी जहाँ पर लिखा हुआ है और रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आ रहा है वो तो आपको वैसे ही गलत कर देना है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सारे ही कालखंडों को विक्रम संवत में डिवाइड किया है। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, यानी कि एक और रचनाकार दे दिए गए हैं और वहीं दूसरी ओर उनकी रचना दे दी गई है। यहाँ पे भी आपको एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करना है। जो आपको रचनाएं पता हैं वो आपको पहले मिला लेनी है, और जो नहीं पता हैं वो आपको ऑप्शन से चेकआउट करनी है कि हो सकता है आपको सही उत्तर मिल जाए अगर आपको एक या दो रचनाएं ही पता हैं। बहुत बार, मैं तो कहूँगी 90% केसेस में ऐसा होता है कि हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपको देना है, आप खुद ही देख लीजिए पहले, उसके बाद सही उत्तर तो मैं आपको दे ही दूँगी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। भट्ट केदार की यहाँ पर जयचंद्र प्रकाश है। इसके बाद में मधुकर कवि की रचना कौन सी है? मधुकर कवि की है जयमयंक जसचंद्रिका। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हम सही ऑप्शन तक पहुँचे या नहीं। तो ए का 1 कहाँ पे नहीं है? ऑप्शन डी में नहीं है, तो डी एलिमिनेट हो जाता है। इसके बाद में वी का 4 किस में नहीं है? देखिए यहाँ से हमें सही ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि वी का 4 सिर्फ और सिर्फ यहीं पे दे रखा है। अगर हमें सीधा सीधा यही पता होता तो हम सही ऑप्शन पे पहले ही पहुँच जाते। बाकी अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इनमें से कौन सी बोली नहीं है? इसका सही जवाब आपको देना है। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, यानी कि मैथिली जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा, विकसित बोली नहीं है। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है 8वां। इनमें से अगला प्रश्न है 8वां। बताना है कि साहित्य इतिहास लेखन की विधि इनमें से कौन सी नहीं है? लेखकों के कालक्रम के अनुसार, कई लेखकों के कालक्रम के अनुसार साहित्य इतिहास लेखन हुआ है, रचनाओं के कालक्रम के अनुसार हुआ है, परिस्थितियों यानी प्रवृत्तियों के अनुसार हुआ है। इनफैक्ट प्रवृत्तियों के आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सारे कालखंडों का नामकरण किया है। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट बन जाता है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 9वां। एक रचना दे दी गई है शब्दानुशासन और पूछा गया है कि ये रचना किसकी है, इसके लेखक कौन है। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि हेमचंद्र की ये रचना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। चलिए फिर बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न में भी एक रचना दे दी गई है खालिकवारी और पूछा गया है कि ये रचना किसकी है। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर आप दीजिए। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर है अमीर खुसरो की ये रचना है, जिनकी पहलियाँ बड़ी प्रचलित हैं, जिनकी एक पंक्ति परीक्षाओं में बार बार रिपीट होती है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन वही चौदेस। तो यहाँ पर ये पंक्ति भी आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 11वां। लिखा है सूफी काव्य का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? सूफी काव्य कहाँ से आता है? तो भक्ति काल में बात करूँ तो भक्ति काल 2 काव्य शाखाओं में डिवाइड होता है ना। पहली होती है निर्गुण और दूसरी है सगुण। तो निर्गुण की अपन बात करते हैं। निर्गुण जो है 2 भागों में या फिर 2 काव्य शाखाओं में वर्गीकृत होता है। सबसे पहली आती है प्रेमाख्यानक शाखा, जिसको सूफी काव्य धारा भी बोलते हैं, और दूसरी है ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसके प्रवर्तक कौन है? कबीरदास जी हैं। और इधर सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो ये तथ्य आपको याद रखने हैं। अब बताइए सूफी काव्य का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? प्रेम निरूपण, या फिर काव्यशास्त्र निरूपण, या फिर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, या फिर राष्ट्रीय चेतना। तो 11वें प्रश्न का बड़ी ही आसानी से उत्तर आपने ढूंढ लिया होगा, प्रेम निरूपण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 12वां। लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश नाम का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? ये प्रश्न मैं बताऊँ तो सन 2025 के प्रश्न पत्र में CUET PG में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे ये प्रश्न आया था। तो इस प्रश्न का बाकी आप सही उत्तर चूज़ करिए। तो 12वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या है? हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में सर्वप्रथम अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मिला था। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। इसके बारे में वे अपने हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में बताते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है 13वां। लिखा है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद, किसकी रचना है? जयदेव की रचना है,
उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ना जाने कितने बार पूछा गया है। और जब आप इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी कवि, तो भी आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन को कोट करना होता है। बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ऑप्शन भी करेक्ट यहाँ पर बन जाता है। चलिए तो भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़। अगला प्रश्न जो है वो है आपके हिंदी व्याकरण से। लिखा है यथासाध्य शब्द में समासिक पद में कौन सा समास है? समास हो, संधि हो, वाक्य हो, इनसे प्रश्न तो पूछे जाएंगे ही। वैसे भी आपके सिलेबस में, CUET PG के सिलेबस में हिंदी व्याकरण का काफ़ी छोटा सा सिलेबस है, तो उसमें तो एटलीस्ट आप गलती करके ना ही आएँ। बाकी संधि में ज़्यादातर मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसको कैसे आप पढ़ेंगे? बार बार रिवीजन से, क्योंकि कई ऐसे पद हैं या फिर कई ऐसे शब्द हैं जिनका संधि विच्छेद रिपीट होता रहता है। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आप दीजिए कि यथासाध्य में कौन सा समास है। तो यहाँ पर जितने भी शब्द हैं जिनके स्टार्टिंग में यथा लगा होगा, जैसे कि यथासाध्य है, यथाशक्ति है, तो इस तरह के सामासिक पदों में हमेशा अव्ययभाव समास होता है। आप ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बन जाता है। अगले प्रश्न पे आइए। इसका उत्तर तो खैर मैंने आपको पीछे दे ही दिया था कि ऐसे जितने भी शब्द हैं जिनमें यथा लगा होता है तो उनमें कौन सा समास होता है? अव्ययभाव हो जाता है। तो 16वें प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन सी बन जाता है। अगले प्रश्न पर आइए। लिखा है सुख दुख सामासिक पद में कौन सा समास है? यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान हैं। आपको ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे कि परिभाषा दे दी जाएगी, ऐसे दे दिया जाएगा कि वो कौन सा समास है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, तो आपको सही उत्तर देना होगा। तो वो कौन सा समास है? वो है द्वंद्व समास। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट बन जाता है, जहाँ पर दोनों ही शब्दों का स्वतंत्रता में अर्थ होता है, जैसे कि माता पिता, दिन रात, इस तरह के शब्द। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है दशानन सामासिक पद में कौन सा समास है? अब ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि वहाँ पर कौन सा समास होगा जहाँ पर संख्यावाची शब्द आता है, तो आपको सही उत्तर बताना है। 10 आनन यानी कि 10 शीश वाला, तो यहाँ पर संख्या आ रही है ना, तो यहाँ पर कौन सा सामासिक पद है? द्विगु समास है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 19वां। लिखा है कवि जयानक की कृति जो है पृथ्वीराज विजय, उसमें कौन सी भाषा है? या फिर कवि जयानक की कृति जो है पृथ्वीराज विजय कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो आपको सबसे पहले तो ये तथ्य याद रखना है कि ये कृति किसकी है, दूसरा ये कि ये किस भाषा में लिखित है। तो कवि जयानक की ये जो कृति है पृथ्वीराज विजय, ये किस भाषा में लिखी गई है? ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20वां। लिखा है शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 3 प्रकार की होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली तो होती है अभिधा, जहाँ पर सीधे तौर पर बात कही जाती है। इसके बाद में दूसरी है लक्षणा, जहाँ पे लक्षित करके अर्थ निकलता है। और तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। तो यहाँ पर तीनों शब्द शक्तियों के नाम भी याद रखने हैं और इनके प्रकार तो याद आपको हो ही गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है 21वां। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। एक और तो आचार्य दे दिए गए हैं और दूसरी ओर काव्य लक्षण दिया गया है, यानी कि ये प्रश्न भारतीय काव्य शास्त्र से है। तो आपको काव्य लक्षण तो रटने ही पड़ेंगे, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए काव्य शास्त्र का एक लेक्चर अरेंज कर पाऊँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो परीक्षा में। तो इसलिए मेरी कोशिश तो रहती है हमेशा आपकी मदद करने की। बाकी मेरा भी अपना शेड्यूल काफ़ी बिजी है, तो मैं निश्चित तौर से कोशिश तो करूँगी ही। बाकी इस प्रश्न का सही उत्तर आप दीजिए। तो भामा की रचना कौन सी है? आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है क्योंकि रचनाएं भी पूछ ली जाती हैं। तो भामा की रचना का नाम है काव्य अलंकार। और दंडी की रचना का नाम क्या है? दंडी की रचना का नाम है काव्य आदर्श। तो अब आप इसका सही उत्तर दीजिए, बाकी मैं उत्तर तो आपको बता ही दूँगी। तो भामा के द्वारा जो काव्य लक्षण दिया गया है वो है शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी कि ए का थर्ड कहाँ पे दे रखा है? देखिए, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। यहाँ से आपको एक का ऑप्शन, यहाँ पे आपको एक काव्य लक्षण सही पता था तो आपने ऑप्शन खोज लिया है। बाकी आप मिलान तो कर लीजिए। दंडी ने काव्य लक्षण कौन सा दिया है? दंडी ने दिया है ऑप्शन ए। जहाँ पर पदावली लिखा हुआ है आप याद कर लीजिए, वो दंडी का काव्य लक्षण होता है। इसके बाद में रुद्रट ने कौन सा दिया है? रुद्रट ने दिया है ननु शब्दार्थो काव्यम। और इसके बाद में कुंतक ने दिया है
शब्दार्थों सहित तो वक्र कवि व्यापार शालिनी। तो यहाँ पर आपको सारे ही लक्षण याद रखने हैं। बाकी अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 22वां। लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से मिश्रित वाक्य का चयन करना है। आपके सिलेबस में बाकी भी लगे हुए हैं तो आपको याद रखना है। सरल वाक्य कौन सा है, सबसे आसान होता है पहचानना। संयुक्त वाक्य में जहाँ दो अलग अलग वाक्य और एवं इत्यादि शब्दों से मिला दिए जाते हैं वहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाता है। अब यहाँ पर आपको मिश्रित वाक्य चुनना है। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर आप सभी ने ढूंढ ही लिया होगा। कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि यह वही मकान है जिसमें मैं वर्षों तक रहा था। तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 23वां। लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। चलिए एक और वाक्य से प्रश्न दे दिया गया है, आपके वाक्य भी क्लियर हो ही जाएंगे। इसके बाद में सरल वाक्य कैसे होता है? सरल वाक्य में तो कुछ पहचानना ही नहीं है, जैसे कि राम घर जाता है, तुमने आज खाना खाया, इस तरह के वाक्य जो हैं वो सरल वाक्य हैं। तो इसका सही जवाब आप पहले दीजिए कि यहाँ पर संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो दो स्वतंत्र वाक्य किसी एक शब्द से मिला दिए गए होंगे। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि लड़का आया किंतु वह रुका नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 24वां। लिखा है हिंदी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड। सबसे पहले तो याद रखिए कि प्रथम समाचार पत्र जो कि हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ था कौन सा था? उद्दंत मार्तंड था। दूसरी बात याद रखनी है कब प्रकाशित हुआ था। तीसरी बात याद रखनी है किसने शुरू किया था। चौथी बात याद रखनी है कहाँ से शुरू किया गया था। चलिए सारे तथ्य मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले तो इस प्रश्न का सही उत्तर सुनिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि सन 1826 ईस्वी में ये शुरू हुआ था, प्रकाशित हुआ था। इसके बाद में किसने शुरू किया था? तो जुगल किशोर ने शुरू किया था। इसके बाद में कहाँ से शुरू किया था? तो कलकत्ता से शुरू किया था। चार तथ्य हो गए ना, चारों आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, एक पंक्ति दे दी गई है और पूछा गया है कि ये पंक्ति किसकी है। तुलसी गंग दुबो भय सुकवन के सरदार। यहाँ पर सही उत्तर आप दीजिए। अब यहाँ पर ऑप्शन में अगर तुलसी या गंग कवि का नाम दे दिया जाता तो आप कंफ्यूज ज़रूर हो जाते। अब यहाँ पर दोनों का नाम नहीं है तो आप सही उत्तर आसानी से दे सकते हैं। नहीं पता है तो नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, बाद में रिवाइज करते रहिएगा। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि ये पंक्ति जो है कवि भिखारी दास जी की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आसान सा 26वां प्रश्न। लिखा है रश्मि रथी के रचयिता इनमें से कौन से हैं। रश्मि रथी पुस्तक आप सभी को पढ़नी चाहिए, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। वहाँ पे आपको कर्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो जज करते हैं कि कर्ण जो है गलत लोगों के साथ में था। उसके पीछे कारण है कि उसने उनका साथ क्यों दिया था, तो इसलिए आपको रश्मि रथी अवश्य पढ़नी चाहिए। बाकी रश्मि रथी किसकी रचना है? ये उन्हीं की रचना है जिनकी संस्कृत के 4 अध्याय, जिनकी कुरुक्षेत्र काफ़ी प्रचलित है, जिनकी उर्वशी काफ़ी प्रचलित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट बन जाता है। अगले प्रश्न पर आइए। 27वां प्रश्न है दिनकर की वह कृति जिसका कथानक कर्ण है, जिसका कथानायक कर्ण है। तो अभी मैंने आपको बताया रश्मि रथी की बात यहाँ पर हो रही है। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है हमारा 28वां। लिखा है अतिसूधो स्नेह को मार्ग है। एक पंक्ति है अतिसूधो स्नेह को मार्ग है, यानी स्नेह का जो मार्ग है काफ़ी सीधा सा है। वहाँ पर आपको ज़्यादा टाल मटोल नहीं करना है, वहाँ पे छल कपट इत्यादि नहीं है। तो अतिसूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानप बांक नहीं। यहाँ पर आपको बताना है कि काव्य पंक्ति किसकी है। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? हिंट दे रही हूँ, चलिए उत्तर आप दीजिए। ये रीति मुक्त शाखा के कवि हैं, जिन्हें प्रेम के पीर का कवि भी कहा जाता है। उत्तर आपने चुन लिया होगा, जिनकी सुजान हित रचना बड़ी प्रचलित है, क्योंकि इन्हें नर्तकी सुजान से प्रेम हुआ था। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी कि ये गहनानंद की काव्य पंक्ति है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है हमारा 29वां। लिखा है रीति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं। काव्यशास्त्र से प्रश्न है, आपको बताना है। और रीति को काव्य की आत्मा भी इन्होंने ही माना है। तो यहाँ पर नाम आ जाएगा हमारे आचार्य वामन का, जिनका ग्रंथ कौन सा है? इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, जिसमें ये कहते हैं रीतिरात्मा काव्यश, यानी कि रीति ही काव्य की आत्मा है। चलिए आगे प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 30वां। लिखा है वक्रोक्ति सिद्धांत। फिर से एक प्रश्न आ गया, कहाँ से? काव्यशास्त्र से। मैं आपको तैयार करा दूंगी, चारों तरफ से चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो
वक्रोक्ति सिद्धांत या फिर वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट बन जाता है कुंतक। यहाँ पर वामन किस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? रीति संप्रदाय के हैं। भामा किस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? अलंकार संप्रदाय के हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 31वां। लिखा है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन से हैं? तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आपने खोज ही लिया होगा, क्योंकि वामन रीति के हैं, कुंतक किसके हैं? वक्रोक्ति के हैं। आनंदवर्धन ही ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। अगले प्रश्न पर आइए, 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? आचार्य भरत मुनि, जिनका नाट्यशास्त्र रस संप्रदाय से संबंधित प्रचलित ग्रंथ है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। और एक प्रश्न और बच रहा है, उसका जवाब आपको अगले प्रश्न में मिल जाएगा कि आचार्य क्षेमेंद्र किस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। चलिए इसका उत्तर भी आप दे ही दीजिए। तो 33वां प्रश्न है औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो मैंने आपको बताया था आचार्य क्षेमेंद्र हैं इसके प्रवर्तक आचार्य। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे हिंदी के तीन लेखकों के 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, ठीक है। उनमें से जो विकल्प हिंदी के प्रसिद्ध नाटककारों का है उनका आपको चयन करना है। तो समझ गए आप प्रश्न? यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, इनमें नाटककारों का नाम आया है, वो ऑप्शन आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आप दीजिए कि इनमें से नाटककार कौन से हैं। चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि तीनों ही नाटककार हैं। तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर आप दीजिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि मोहन राकेश, जिनका आपको आषाढ़ का एक दिन पढ़ना चाहिए। इसके बाद में दूसरा नाम है लक्ष्मी नारायण लाल। इसके बाद में तीसरा नाम है सुरेंद्र वर्मा। तो ये आपको सारे नाम याद रखने हैं। बाकी श्रीलाल शुक्ल, निर्मल वर्मा और चित्रा मुद्गल उपन्यासकारों के रूप में बड़े ही प्रचलित हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 35वां। लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। न जाने कितनी बार मैंने आपको बोला है कि आपको जो प्रमुख रचनाकार हैं उनके जन्म काल को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, उनकी प्रचलित रचनाएं जो हैं उनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार याद रखना है, क्योंकि आरोही क्रम से भी व्यवस्थित करने को बोला जा सकता है, अवरोही क्रम से भी व्यवस्थित करने के लिए आपसे बोला जा सकता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर आप दीजिए। तो प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर क्या है? तो प्रश्न संख्या 35 का हमारा सही उत्तर, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो मैं यहाँ पे आपको प्रकाशन वर्ष बता दे रही हूँ सबका। तो सबसे पहले तो बात करूं, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1936 है। पहली रचना है गबन, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1931 है। इसके बाद में निर्मला का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1927 है, बेमेल विवाह पर आधारित। इसके बाद में अगली जो रचना है रंगभूमि उपन्यास, इसका प्रकाशन वर्ष जो है सन 1925 है। अब चलिए सही ऑप्शन पर चलते हैं। तो सबसे लास्ट में ए आएगा, यहाँ से देखते हैं। सबसे लास्ट में ए एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ से आपने आसानी से उत्तर खोज लिया है। इसीलिए आपको एटलीस्ट 1 या 2 रचनाओं का तो प्रकाशन वर्ष पता ही होना चाहिए। बाकी यहाँ पर सबसे पहले डी आएगा क्योंकि 1925 में प्रकाशित है। उसके बाद में सी यानी कि निर्मला 1927 में। उसके बाद में वी यानी कि गबन, और उसके बाद में ऑप्शन ए यानी कि गोदान। अगले प्रश्न पर आइए। देखिए फिर से प्रकाशन वर्ष से आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। पूरा प्रश्न ध्यान से आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बाद में जब हम मिलाने बैठते हैं, जब हमारी आंसर की रिलीज़ होती है, तब कई बार ऐसा होता है कि हमें सही उत्तर पता होता है लेकिन हड़बड़ाहट में हम गलत मार्क करके आए होते हैं। तो ये गलतियाँ जो हैं बाद में बड़ी परेशान करती हैं, क्योंकि जब एक आध अंक से हमें अच्छी यूनिवर्सिटी मिलने से रह जाती है तो हमें बड़ा दुख होता है। तो ये चीज़ें आपको ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। यहाँ पर सही उत्तर आप दीजिए। तो यहाँ पर चलिए प्रकाशन वर्ष मैं आपको बताती हूँ। दादा कॉमरेड जो है इसका प्रकाशन हुआ था सन 1941 में। इसके बाद में देशद्रोही जो है इसका प्रकाशन हुआ था सन 1943 में। और सन 1943 से एक तथ्य हमेशा आपको याद रखना है, प्रयोगवादी काव्यधारा का शुभारंभ हुआ था। कैसे हुआ था? क्योंकि सन 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। आगे आइए दिव्या उपन्यास
कब प्रकाशित हुआ था? सन 1945 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद में झूठा सच, जो कि विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, कब प्रकाशित हुआ था? सन 1958 में, यानी कि 58 में इसका पहला पार्ट आया था। और सेकंड पार्ट जो है इसका कब आया था? 2 साल बाद, सन 1960 में। तो ये दोनों तथ्य आपको याद रखने हैं। बाकी आइए अब सही उत्तर खोजते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा दादा कॉमरेड, यानी कि ऑप्शन ए कहाँ पे है? यानी कि 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आएगा हमारा देशद्रोही, यानी कि ए के बाद में वी कहाँ पे है? तो थर्ड ऑप्शन में नहीं है, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन ए बन जाता है, पहला बन जाता है। तो एलिमिनेशन मेथड आपको हमेशा यूज़ करना है और हमेशा आपका साथ देगा। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है व्याकरण से। लिखा है उपर्युक्त एक शब्द है, इसका आपको संधि विच्छेद करना है। तो चलिए इसका संधि विच्छेद करिए। तो इसका संधि विच्छेद भी करिए और ये भी बताइए कि इसमें संधि कौन सी है, क्योंकि इस तरह का भी प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसका सही संधि विच्छेद क्या है। तो उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद जो है वो है उपरि जमा उक्त। अब यहाँ पर संधि कौन सी है? वो है आपकी यण संधि। तो दोनों ही तथ्य आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा शब्द शक्ति से। लिखा है मुख्यार्थ बाधित होने पर ऋणी अथवा प्रयोजन के कारण, ठीक है, जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित होता है, वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? समझ गए आप प्रश्न? अब इसका उत्तर भी आप दीजिए। तो इसका उत्तर वाकई में आपको ही देना है, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि शब्द शक्ति बहुत ही आसान टॉपिक है। आपको खुद भी कुछ मेहनत करनी होगी, क्योंकि जब आप किसी एक प्रश्न का उत्तर खोजने जाते हैं तो उससे संबंधित आप कई और तथ्य भी खुद से जुटा लेते हैं, और जब आप खुद से कोई चीज़ जुटाते हैं तो वो आपको निश्चित तौर से लंबे समय तक याद रहती है। इसीलिए ये आपका होमवर्क है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न है निम्नलिखित निर्गुण संत कवियों में से सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत कवि कौन थे? इससे पहले वाला जो वीडियो था, आई थिंक उसमें मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर एडिशनली बताया था। तो जो चीज़ें मैं अलग से बताती हूँ वो फालतू की नहीं होती हैं, वो भी ज़रूरी होती हैं। तो इसका उत्तर आप दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, यानी कि सुंदरदास जी हैं। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है हमारा 40वां। लिखा है एक काव्य पंक्ति दे दी गई और पूछा गया कि ये काव्य पंक्ति किसकी है। ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाबा नागार्जुन की है, और उनकी किस कविता से है ये आपको चुनना है। तो काव्य पंक्ति है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो इसका सही उत्तर आप दीजिए। चलिए, तो इस कविता का शीर्षक है चूल्हा और चक्की? बिल्कुल नहीं। इस कविता का शीर्षक है अकाल की त्रासदी? बिल्कुल नहीं। इस कविता का शीर्षक है संसद से सड़क तक? ये तो बिल्कुल ही इर्रिलेवेंट है। और ये रचना आपको याद रखनी है। वैसे धूमिल की रचना है ये। धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल। अब इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि ये अकाल और उसके बाद कविता से पंक्ति आई है यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा 41वां। लिखा है निम्नलिखित युगों को सही क्रम से लगाना है। सही क्रम से यानी कि आरोही क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले तो आएगा हमारा भारतेंदु युग, दूसरे नंबर पे आएगा द्विवेदी युग, तीसरे नंबर पे क्या आएगा? छायावाद आएगा। छायावाद के 4 आधार स्तंभ आपको याद रखने हैं। इसके बाद में अगले नंबर पे कौन सी आएगी? प्रगतिवादी और प्रयोगवाद। तो प्रयोगवादी काव्यधारा जो है अंत में आएगी, यानी कि 5वें नंबर पे आएगी। चौथे पे आएगी प्रगतिवादी काव्यधारा। अब चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन सी आएगा। चलिए, एक ही से हमें उत्तर मिल गया, एक पता होने से। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। तो सी के बाद में हमारा डी आएगा, एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद में ए आएगा, उसके बाद में बी आएगा, और उसके बाद में लास्ट में ई, यानी कि प्रयोगवादी काव्यधारा, जिसके प्रवर्तक कौन है? राहु की अन्वेषी, सच्चिदानंद हीरानंद, बादशाहन अज्ञे। चलिए तो अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 42वां। लिखा है निम्नलिखित काव्यांश को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो काव्य पंक्ति है इसको सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, और आपसे वाक्य से संबंधित इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। एक इगड़म तिगड़म करके आपसे वाक्य दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसको सही क्रम से लगाइए, ताकि उसका एक सही अर्थ निकले। तो चलिए फिलहाल इसको आप सही क्रम से लगाइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी। अब चलिए मिला लें।
तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा जिसको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। बड़ी ही आसान सी पंक्ति है और बड़ी प्रचलित पंक्ति है। उत्तर आपने खोज लिया होगा। अगले प्रश्न पर आइए। 43वां प्रश्न है, किस कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा है? रीतिकाल से प्रश्न है, बताइए रीति को काव्य का द्वार कहने वाले कवि कौन हैं? एक हिंट दूं आपको, ये जो कवि हैं ये आचार्य कवि हैं, रीतिकाल की पहली शाखा यानी कि रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं। तो इतनी हिंट आपके लिए काफ़ी हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि ये देव की पंक्ति है, यानी कि देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। अगले प्रश्न पर आइए। और एक बात याद रखिएगा, रीति को काव्य की आत्मा किसने कहा है? तो वो बात किसने कही है? वो कही है वामन ने, जो कि काव्य शास्त्रीय विद्वान हैं, जिन्होंने रीति संप्रदाय का प्रवर्तन भी किया है, जिनका काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ प्रचलित है। ठीक है, ये सारे तथ्य याद रखने हैं। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है हमारा 44वां। लिखा है, प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? आसान सा प्रश्न है, बताइए। ऑप्शन ए करेक्ट है, घनानंद की ये पंक्ति है। और घनानंद किससे प्रेम करते थे? सुजान से प्रेम करते थे, जो कि नृत्यकी थी, और उनको संबोधित करते हुए इन्होंने ग्रंथ भी लिखा है। इनकी रचना है कौन सी? सुजान हित। और इन्होंने ही कहा है कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयान अपवाकनी। तो ये सारे तथ्य आपको इनसे संबंधित याद रखने हैं। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 45वां। लिखा है, छायावाद के आधार स्तंभ इनमें से कौन से कवि या फिर कवित्री नहीं है? तो छायावाद के कितने आधार स्तंभ हैं? 4 हैं। सबसे पहला नाम आता है जयशंकर प्रसाद का, दूसरा पंत का, सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इसके बाद में नाम आता है निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी सरोज स्मृति, जिनकी राम की शक्ति पूजा, जिनकी कुकुरमुत्ता काफ़ी प्रचलित रचनाएं हैं। इसके बाद में चौथा नाम आता है महादेवी वर्मा जी का, जिन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है और छायावाद की दुर्गा भी कहा जाता है। सारे तथ्य आपको पता होने चाहिए। बाकी उत्तर आपने खोज लिया होगा कि यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं वो छायावाद का आधार स्तंभ नहीं है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है हमारा 46वां। लिखा है, पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया था? बताइए। पृथ्वीराज रासो रचना किसकी है? चंद्रवरदाई की है। किसके जीवन काल पर आधारित है? तो ये किसके जीवन पर आधारित है? दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। और इसको पूर्ण किसने किया था? क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोग यही जानते हों, इसी भ्रम में जी रहे हों अभी तक, ये चंद्रवरदाई ने ही पूर्ण की थी। तो ऐसा नहीं है। ये पूर्ण करने का श्रेय या फिर पूर्ण किसने की थी? चंद्रवरदाई के पुत्र जलहर ने की थी। तो चंद्रवरदाई ने ही उन्हें ये काम सौंपा था। ये तथ्य आपको याद रखना है, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान जी को बंदी बनाकर ले गया था मोहम्मद गौरी, कहाँ ले गया था? गजनी ले गया था। तो चंद्रवरदाई उनके मित्र थे, वो उनके साथ में गए थे और पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का कार्य इसीलिए जलहन को सौंप के गए थे। तो आपको सारे तथ्य याद होने चाहिए। बाकी अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी का नाटक कौन सा है? जयशंकर प्रसाद जी की सारी रचनाओं, मुख्यतः नाटक आपको याद होने चाहिए। नाटक का सही क्रम याद होना चाहिए, यानी कि प्रकाशन वर्ष के साथ में इनके नाटक आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर इसका सही उत्तर आप दीजिए। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बताइए आप लोग। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पर एक घूंट और सज्जन, 2 ही ऐसे नाटक हैं जो इन ऑप्शंस में से जयशंकर प्रसाद जी के हैं। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 48वां। लिखा है, प्राकृत व्याकरण के लेखक का नाम क्या है? तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, आसान सा प्रश्न है, हेमचंद्र की ये रचना है। अगले प्रश्न की ओर आइए। आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किन्नर देश में एक यात्रा वृतांत या फिर यात्रा संस्मरण है, इस पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? तो इस पुस्तक के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन जी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आपका बन जाता है। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक और जीवनी दे दी गई है, दूसरी ओर उनका प्रकाशन वर्ष दे दिया गया है। तो इसका सही उत्तर आप दीजिए। बाकी यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूंगी कि ये जीवनी लिखी किसने है, जीवनीकार कौन है, ताकि एडिशनली आपको बहुत सारी चीज़ें पता रहें। तो पहली जो रचना है वो आपको अगर नहीं पता है, दूसरी तो पता ही होगी। भाई आपको कुछ तो पता होना चाहिए ना, तभी तो आप सही कर पाएंगे। तीसरी नहीं, चौथी तो पता ही होगी किसकी है।
तो आपको कुछ चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मैं तो आपके साथ में बैठी नहीं होंगी जो मैं आपको एलिमिनेट कराती रहूँ, तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो आप आइए कलम का सिपाही पर। कलम का सिपाही किसकी रचना है? ये मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र जो है अमृत राय की रचना है, और ये प्रकाशित कब हुई थी? सन 1962 में ये प्रकाशित हुई थी। तो बी का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हम चूज़ करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो सेकंड ऑप्शन, और थर्ड जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। अब आइए सी पर, यानी कि कमलेश्वर मेरे हमसफ़र किसकी रचना है? ये कमलेश्वर के जीवन पर आधारित है, क्योंकि उनकी जीवनी है और इनकी पत्नी ने ही ये जीवनी लिखी थी, जिनका नाम था गायत्री कमलेश्वर, और ये प्रकाशित कब हुई थी? सन 2005 में प्रकाशित हुई थी। यानी कि ऑप्शन सी का, यानी सी का सेकंड करेक्ट है। तो सी का सेकंड कहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन ए में। अब यहाँ से पता चल गया ए का कौन सा करेक्ट होगा। ए का फोर्थ करेक्ट होगा 1904। इसके बाद में डी का कौन सा करेक्ट होगा? डी का थर्ड करेक्ट होगा 1969। और ये किसकी रचना है? ये है रामविलास शर्मा जी की रचना। इसके जीवन पर आधारित छायावाद के आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन पर आधारित। इनका एक निबंध और आपको याद रखना, क्योंकि ये मार्क्सवादी आलोचक हैं। और इनका निबंध कौन सा है? इनका निबंध है तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य। ठीक है। बाकी यहाँ पर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, ये किसकी जीवनी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और किसने लिखी है, यानी कि जीवनीकार कौन है? तो शिवनंदन साहे हैं, और सन 1904 में ये प्रकाशित हुई थी। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं, इसीलिए ये प्रश्न मैंने अंत में डाला है, क्योंकि अंत में सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। बाकी यहीं पे आज के वीडियो की चर्चा समाप्त होती है। हमने आज के वीडियो में भी 50 प्रश्नों का टारगेट पूरा किया। इनफैक्ट 50 प्रश्नों से ऊपर ही प्रश्न मैं आपको करा देती हूँ, क्योंकि एडिशनली मैं आपको कई तथ्य बताती रहती हूँ। बाकी जो होमवर्क में एक प्रश्न मिला है वो भूलना नहीं है, उसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी ये PDF आपको कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। वो कैसे ज्वाइन करना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे CUET PG से संबंधित मैंने बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया है, आपके लिए काफ़ी मदद हो जाएगी। बाकी अपने हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। बाकी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, कमेंट करिए। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं यहाँ पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट्स को, अपनी क्वेरीज़ को। बाकी अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव लेना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे, तो आप मुझसे कहाँ जुड़ सकते हैं? इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी। और ये सीरीज़ आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो रही है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दिया करिए, बाद में पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है आपकी अच्छी फीडबैक्स। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में चैनल से खुद भी जुड़िए, अपने साथियों को भी जुड़िए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।